जी, तो बच्चों हमारा जो हमने कल पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जीज़ को पढ़ा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि सेकंड ईयर ये जो सारा आपकी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस कर रही है, ठीक है? आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएँगे, उतनी बाइंडिंग एनर्जीज़ बढ़ती जाएँगी और जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई थी, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ आया था हमारा, वो भी फ़ौरन से नीचे आ गया था, डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है? तो इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? अब अगर हम बात कर लें कोवलेंट रेडियस की और आयनिक रेडियस की, तो बच्चे कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, जैसे कि 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या इनका जो है ना वो बिहेवियर है, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, एज सच उसने जो है आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस का कोई प्रॉपर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन उसने यही कहा है कि द कोवलेंट रेडियस डिक्रीजेस रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ सीरीज। कहता है स्टार्टिंग में जो कोवलेंट रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड फाइनली बिगन टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, कोवलेंट रेडियस डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक जाएंगे, आगे जब हम जाएंगे तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास निकल है, कॉपर है, जिंक है, तो इनका जो कोवलेंट रेडियस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आयनिक रेडियस होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और यूं ही जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो इनकी जो बॉन्ड है या इनकी जो आयनिक कोवलेंट रेडियस की स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, द इंक्रीज इन कोवलेंट रेडाई इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट द filled 3D orbital have contracted into the electron core। वो कहता है कि जो इसके 3D ऑर्बिटल बना हुआ है, 3D सीरीज में जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो कोर है उसके अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इट शील्ड्स द आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो वो और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4s, जो हमारे पास हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाई थी, यहाँ पर आप लोग देख लें बेशक, ये देखें, ये जैसे सीरीज है तो कहता है कि यहाँ पर ये जो 4s है हमारे पास या 3D है, तो कहता है ये जो 4s वाले सारे के सारे जो सबशेल हैं ये 3D को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका कोवलेंट रेडियस है फॉरवर्ड जाते हुए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सीरीज में, तो वो क्या होना शुरू हो गया है, कोवलेंट रेडियस बढ़ रहा है। और उसने ये भी कहा है कि चेंजेस इन द आयनिक रेडियस अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर। एक मिनट बच्चों, अच्छा वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आयनिक रेडाइस है उसकी उसने कोई फास्ट ट्रेंड नहीं बताया। चेंजेस इन द आयनिक रेडाई अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर, सो दैट periodic trend in the properties of these ions are difficult to rationalize। कहता है इनकी जो वन बाय वन प्रॉपर्टीज हैं या इनकी जो वन बाय वन हम इनका बिहेवियर है, कहता है वो हम नहीं देख सकते। इनका आयनिक बिहेवियर, कोवलेंट बिहेवियर जो है वो हर एटम में, हर ट्रेंड में कहता है डिफरेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम जनरल बात कर लें, नॉर्मल बात कर लें, तो कहता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आयनिक हमारा जो करेक्टर है वो डिक्रीज होगा और कोवलेंट जो करेक्टर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात है इसमें छोटी सी, और एज सच आयनिक और कोवलेंट रेडियस को उसने कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, उसने प्रॉपर बताया हुआ कोवलेंट रेडियस कौन सा है, आयनिक रेडियस कौन सा है। तो इसमें से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना पैरामैग्नेटिज्म, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेकेंड ईयर, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं पैरामैग्नेटिज्म से, बहुत शदीद वाले जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आते हैं पैरामैग्नेटिज्म में से। अब ये पैरामैग्नेटिज्म क्या है, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है आप लोगों ने पढ़ा है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिजिक्स है सेकेंड ईयर की, उसमें शायद कोई 17 चैप्टर है, डोपिंग वाला, सेमीकंडक्टर, इस तरह का कोई चैप्टर है, मुझे चैप्टर एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन ये टॉपिक हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हमने देखना है कि पैरामैग्नेटिज्म है क्या, ये क्यों होती है, हम क्या कहते हैं कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, और हम
कब कहेंगे कि कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आप लोग तो आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं कि देखें, अब कोई एटम है ना, हम बल्कि ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, अच्छा, अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, एक हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और एक मटेरियल होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म की उसने आपकी बुक पे डेफिनेशन ये लिखी है कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो वीकली रिपेल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, हम उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक। अब हमने देखना है कि ये मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम एक एटम के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि भाई कोई एटम जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो इसको कैसे करना है वेरीफाई, कैसे एक्सप्लेन करना है, ज़रा चलती हूँ मैं स्लाइड पे। मैंने कोशिश तो की है आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा भाई, सेकेंड ये आपके सामने ये स्लाइड जो है वो खुल गई है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अच्छा भाई, अब बच्चे देखें एक ही, हाँ मैंने सामने ना, ये मैं एक मिनट ज़रा पेन यूज़ कर रही, ये देखें, ये मैंने बनाया है एटम, ठीक है। ये पॉजिटिव जहाँ लिखा हुआ है ना, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। अब ये जो एटम के बाहर शेल्स है ना, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखें, फर्ज करें मैं बात कर रही हूँ वेलेंस शेल की, या मैं किसी भी शेल की बात कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करेगा ना, इस शेल के अंदर मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ये मैंने जो एरो लगाया है, ये एरो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है शेल के अंदर, ठीक हो गया। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसको हम रिवॉल्व कहेंगे कि ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है और मैं कह रही हूँ कि हर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस के अगेन भी क्या करता है, स्पिन करता है। अगर आपको याद हो, फिर जो है आप लोगों ने कहना है कि मैडम पुरानी चीज़ें बताती हैं, लेकिन बच्चे हर चीज़ का जो है ना पिछली वाली चीज़ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। जब आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था और आपने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करते हैं। याद है मेरी बात? खैर मैंने तो नहीं बताई थी, लेकिन आपने वो पहले पढ़ा होगा जरूर। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के इर्द कहता है स्पिन करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा था जो क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करेगा वो स्पिन क्वांटम नंबर था। और स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। उसने कहा था कि अगर वो क्लॉकवाइज करेगा तो पॉजिटिव कर देंगे, या अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ये साइन चेंज भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि आप उस जो क्लॉकवाइज है उसके साथ पॉजिटिव 1/2 लिखें और एंटी क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव, साइन चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। माइनस पॉजिटिव किसी के साथ भी आ सकता है। तो अब देखें, जो कोई भी हमारे पास अगर कोई एटम है और उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, वो अपने जो शेल है, अपना जो उनकी जगह है उस पर रिवॉल्व तो कर रहे हैं। रिवॉल्व होने के साथ साथ वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहे हैं। मतलब कि एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द गोल गोल। ये देखिए ऐसे 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 क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, स्पिन कर रहा है। अब बच्चे देखें, कोई भी अगर हमारे पास सब शेल है ना, फर्ज करें मैं एस सब शेल की बात कर रही हूँ और एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर है एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो देखें कि जो इसका स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक का अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो दोनों अपने एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देंगे। तो एज अ होल जो हमारे पास एटम है वो मैग्नेटिक नहीं रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात की?
थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझ लें फिर समझ आ जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि वही हमारे पास एस सब शेल है और उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब हो सकता है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन है, कोई दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर जैसे क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वो उसके इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है, कोई चीज मूव करती है, तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा माइन्यूट सा हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आप लोगों ने पक्की बात है कि चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और कॉइल को पास लेके गए, कॉइल को दूर लेके गए, हेनरीज लॉ, और ये सारी जो है वहाँ पर मैग्नेटिज्म पे प्रॉपर चैप्टर है आपके सेकेंड ईयर में, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता कैसे है। हम अगर हम आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रिक कॉइल को लेके आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो क्या होता है, कैसे वो रिपेल करती हैं, कब वो अट्रैक्ट करती हैं, तो ये सारी मैग्नेटिज्म की बेस है, ठीक है। और आपने मैग्नेटिज्म को केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा इतना, लेकिन आपने फिजिक्स में इस मैग्नेटिज्म को पढ़ा। तो हम ये कहेंगे कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, या हम ये कह सकते हैं जितने हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। क्या कहा मैंने पैरामैग्नेटिक को जब डिफाइन किया तो मैंने कहा सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बेशक इतने स्ट्रांगली नहीं हो रहे लेकिन अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक। ये अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, ये इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों क्योंकि इनके अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पर मैंगनीज सल्फेट कंपाउंड्स है ना डिफरेंट, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी चैप्टर 6 पढ़ा था। मैं फिर एग्जांपल दूंगी पिछले चैप्टर की, और जो है ना वो इसलिए दी जाती है ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद हों, आपको चीज़ें पता हों कि हमने किस चीज़ की क्या बात की। तो बच्चे हमने कहा था कि अगर O2+2 है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगी, जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। इसी तरह हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो पैरामैग्नेटिक फिर भी जो है वो क्या हो जाएगा, विनिश हो जाएगा। वो इस वजह से होगा कि क्योंकि हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे हैं, हम जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसकी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। समझ आ रही है बात की। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है, अगर आप ये कहें कि द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जितने आपके एटम के शेल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बच्चों, उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। अगर ये तो बात की हमने एज अ होल, हमने बात की कि कोई एटम है, हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये मैंगनीज सल्फेट है बच्चों, तो यहाँ पर मैंगनीज एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, आयनिक फॉर्म में है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे -8 चार्ज है, सल्फर पे +6 और मैंगनीज पे +2। तो मैंगनीज जो है +2 की फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है। अगर यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है FeO2, तो ऑक्सीजन पे -4 है, तो जो आयरन है उस पर +4 है। तो जब +4 मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, तब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब ये निकल का ऑक्साइड है, यहाँ पर निकल में -2 है तो निकल पे +2, ऑक्सीजन पे -2 है तो निकल पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये भी जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बच्चे ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि और किसी की नहीं तो 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। MCQ सॉल्व करने के लिए फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के आपको कुछ भी ना आए, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए बस।
और आपको पता होना चाहिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि जब वो अनपेयर्ड होंगे तो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दो डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर क्लॉकवाइज है तो साथ एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, तो उससे उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस तो होगा लेकिन साथ ही कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक की बात। और अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपेल्ड होते हैं, विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कि उनकी इतनी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ाएंगे, आप ये कह लें कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। अगर एक चीज जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और दूसरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उसने जिंक क्लोराइड की एग्जांपल दी है, हमारे पास स्कैंडियम क्लोराइड है, उसकी एग्जांपल दी है कि वहां पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ठीक है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म ही है, लेकिन जब कोई चीज स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगी तब हम उसको फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और वो तब एक्सट्रीम अट्रैक्शन होगी जब हमारे पास नंबर ऑफ वेलस, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे। मैग्नेटिज्म टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ती जा रही है तो आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है बच्चों वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सॉरी, हम डिफरेंट मटेरियल को यूज करें। मैंने यहाँ पर स्टील की एग्जांपल दी, दो तीन और एग्जांपल्स दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म भी बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म है, लेकिन जब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको फेरोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। हमने डिफरेंट अलाइज की बात की थी, हमने स्टील की बात की, पीछे हमने एल्यूमिनियम की बात की। इस तरह हमने डिफरेंट चीज़ों की बात करी। जब हम दो तीन एलिमेंट्स का मिक्सचर ऐड करते हैं तो वो फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन आए कि मैग्नेटिज्म होगी कैसे, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होगी, तो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस ऐसे होगी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास बढ़ते जाएंगे उतना ही जो है वो मैग्नेटिक उसका अट्रैक्शन जो है वो कहता है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। अब हम चलते हैं मैग्नेटिज्म जो है हमने उसकी बात की है, तो चलते हैं हम अपने उस पे टॉपिक पे और उसको बुक से खोल के तो फिर हम देखते हैं। बच्चे ये देखें, अब हम बात कर रहे हैं, कहते हैं द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ये तो हमने बात कर ली कि जो वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से वो पैरामैग्नेटिक है, जो वीकली रिपेल्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिज्म। अब वो कहता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कास्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात की कि जितना इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा उतना ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। तो आपने ये जो पैरा लिखा हुआ है ना, ये वाला पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अभी जो हमने पढ़ा इसको लिख देना साथ। कहते हैं when electron are paired in an orbital the magnetic moments are cancelled out and the substance become diamagnetic। सिंपल सी बात है। कहता है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे हमारे पास तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन जो ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिसअपीयर हो जाएगा और वही सब्सटेंस क्या होता जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब बच्चे जरा इसको देखें, हमारे पास ये 3D सीरीज है, वही सीरीज है जो हमने पीछे मैंने आपको कहा था कि याद कर लेना। अब देखें यहाँ पर उसने नॉर्मल एलिमेंट्स की बात नहीं की, उसने उनके आयंस लिए हैं। ये किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होंगे, टाइटेनियम कोई कंपाउंड बना रहा होगा, वैनेडियम कोई कंपाउंड बना रहा होगा, तो इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। +3 इस तरह +2। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना,
पहले तो 0 है, फिर जब +3 की फॉर्म में है तो 1 है, वेनेडियम +3 की फॉर्म में है तो 2 है, क्रोमियम की फॉर्म में भी 3 है, मैंगनीज की फॉर्म में +3 की फॉर्म में 4 है, लेकिन मैंगनीज जब +2 फॉर्म में आएगी या आयरन +3 फॉर्म में आएगी तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही रीजन है कि मैंगनीज और आयरन ये वाले Mn+2 फॉर्म में और आयरन +3 फॉर्म में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, हम इनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं इस टाइप पे, ठीक है। ग्राफ भी खोलती हूँ फिर बताती हूँ। लेकिन जो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा जब, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी मैग्नेटिज्म तो है। अब कोबाल्ट की बात कर लें तो यहाँ पर भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, निकल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में 1 है और जिंक में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। तो ये वजह है, कहता है कि कोई भी अब जिंक में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों है, वो इस वजह से जिंक में अनपेड इलेक्ट्रॉन के, आपको जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जिंक जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी कि हमारे पास 3d10 4s2। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से दोनों निकल जाएंगे और 3d फिर 10 का 10 हो जाएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर हम कहेंगे कि भाई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो 0 हो गया और डायामैग्नेटिज्म आ गई है। अब ये देखें, आप इस ग्राफ को देखें जरा ध्यान से, ये हमारे पास देखें 3D सीरीज है, मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि सेकेंड ईयर 3D सीरीज को याद कर लो। 3D सीरीज याद होगी तो समझो आपका चैप्टर 6 तैयार हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं चैप्टर 6 मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी टेक्निकल बातें हैं जो समझने वाली हैं, और समझने वाली भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ लो तो समझो आप लोगों को चैप्टर 6 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान है और वैसे भी आप लोगों को बताई जाती है हर चैप्टर में कि ऐसे 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 आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पर, एक मिनट में पेन, ये देखिए मैंगनीज है Fe+3 Fe+2, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फेरोमैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर Fe+3 एंड Mn+2। ये क्यों है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करना है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आयरन जब +3 में है, मैग्नीज जब +2 में है, तब रहता है। एंड डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो कहता है ऐसे ही जो है उसके बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। द रीजन इज दैट मैंगनीज एंड आयरन हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच, इस मैंगनीज +2 में और आयरन +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से कहता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका बढ़ गया। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ग्रेजुअल टू 0 ऑन बोथ साइड एज इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल 6.4। जो पीछे हमने टेबल पढ़ा है, हम दोबारा उस पर जाते हैं तो कहता है वहाँ पर देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में जो हमने स्कैंडियम से स्टार्ट किया था और फिर हम जो है ना वो नीचे आ गए थे, तो कहता है स्कैंडियम में भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और जिंक की भी अगर बात करें तो +2 की फॉर्म में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो डाया मैग्नेटिक हो गया। बेशक देखें, एक मिनट, ये देखें, इसको देखें, जो टेबल बना हुआ है, आप इस टेबल को देखें, आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। ये देखें, बेशक अगर हम जिंक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में। अगर इसकी बात करूं मैं तो एक जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर भी एक स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉक, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ही कैंसल आउट हो रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जहाँ पर उसने Mn+2 मैंगनीज पे जब +2 चार्ज है या आयरन पे +3 चार्ज है, तो देखें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पांचों का जो स्पिन होगा अपनी अपनी जगह पर डिफरेंट होगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। देखिए बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब आप कहेंगे कि हर चीज जो है वो हर एटम है और हर एटम का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बच्चे देखिए, मैग्नेटिज्म जो है, आपने मेरे से ज्यादा आपको पता होगा मैग्नेटिज्म, क्योंकि आपने अभी जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कोई इस तरह का चैप्टर है, मुझे यहाँ तक याद है, ठीक है। तो वहां पर उसने
कॉइल को जो है वो यूज़ किया हुआ है और वो कॉइल को पास लेके आता है, दूर लेके आता है। उसने डिफरेंट डायरेक्शन बताई हुई है मैग्नेटिज्म की, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर उसने बताया हुआ कैसे क्रिएट किया है। या अगर मैग्नेटिज्म है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इंड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस तरह की चीज़ें, मतलब मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें बहुत सी चीज़ों से हमें उसका एडवांटेज है। तो जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो बेस ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे करी है। अब जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे उतनी ही आपकी जो पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उतनी ही आपकी जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस मेटल की, उस चीज़ की, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये था पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो ये होता है कि फेरोमैग्नेटिज्म में अगर आपके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो पैरामैग्नेटिज्म की ही एक्सट्रीम जो कंडीशन है वो फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। मतलब अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिज्म कहलाएंगे। पैरा है, डाया है और क्या है, उसके बाद फेरो है। और ये जो है आप लोगों ने पैरामैग्नेटिज्म का टॉपिक आप लोगों के लिए वैसे भी नया नहीं है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 6 पढ़ा था, एमओटी शायद पढ़ी थी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो वहां पर आपने प्रूव किया था O2 - 2 O2 + 2 जो है वो पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर जो है उसका जो है वो डिक्रीज हो जाता है, नहीं होता। लेकिन जब हम O2 की फॉर्म में होता है तो वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। लेकिन चैप्टर 6 जो है मैं आप लोगों को बार बार कहूँगी, देखिए हर चीज़ को करने का ना एक मेथड होता है, एक वे होता है। तो हर चीज़ ये नहीं कि आप उसको याद करते जाएं पागलों की तरह, वो नहीं है। आपने जो भी चीज़ को करना है उसको एक तरीके से करना है। मैं आपको कह रही हूँ चैप्टर 6 जो है, आप 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और 3D, सिर्फ 3D की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ एटॉमिक नंबर याद कर लें। आपको पता हो स्कैंडियम का सिंबल ये है, जिंक का ये है, निकल का ये है, निकल +2 में जाएगी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिंक जब होगा तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने भी असेसमेंट में कल जो बनाए थे और आज जो बनाए वो इसी तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपने बैठना है, चैप्टर को पकड़ना है, सारी सीरीज को ना याद करें, आप सिर्फ 3D सीरीज को पकड़ें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करें, ताकि जब आप ड्रॉ कर लें तो आपको समझ आ जाए कि अगर स्कैंडियम +3 फॉर्म में है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निकल +2 की फॉर्म में है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, बाइंडिंग एनर्जीज क्यों इसकी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपकी बच्चों बेस ही किस पे कर रही हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। हाँ, मेटल टू मेटल, एलिमेंट टू एलिमेंट जो नेचर है वो डिफरेंट तो होती है, लेकिन जब हम एज अ होल जनरल बात करेंगे तो जनरल बात में हम सिर्फ जनरल चीजें ही डिस्कस करें। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिज्म वाला भी हो गया। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर फॉर्मेशन, और फिर हमारा जो टॉपिक है वो आगे एंड वाला एक टॉपिक रह जाएगा इंशाल्लाह। आज जो है वो ट्यूसडे है, वेडनेसडे आई गेस। तो इंशाल्लाह 3 दिन है अभी हमारे पास इस वीक के, तो 3 दिनों में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 5 रह जाएगा और फिर बाकी इंशाल्लाह ठीक होगा। तब तो उम्मीद है कॉलेजेस और स्कूल खुल जाएंगे और